नमस्कार, विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। आज विशेष में बात बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की, जो इस वक्त भारत में राजनीतिक शरण लिए हुए हैं। आज बांग्लादेश की एक अदालत ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें छात्रों की हत्याओं का दोषी माना, लेकिन अब इस फैसले के बाद बांग्लादेश का अंतरिम संस्कार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस एक बार फिर से भारत विरोध पर उतर आया है। मोहम्मद यूनुस की तरफ से मांग की गई है कि भारत शेख हसीना को उन्हें सौंप दे, और शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने का मतलब है सजाए मौत। क्या शेख हसीना को मौत की सजा मुकदमा चलने से पहले ही तय थी? क्या शेख हसीना को मौत की सजा दिलवाकर मोहम्मद यूनुस ने अपना बदला पूरा किया? ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से ही तय था। पिछले साल 5 अगस्त को शेख हसीना ढाका छोड़कर भागी थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि अगर वो वहां रही तो उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। पिछले 1 साल में साजिश के तहत बांग्लादेश पाकिस्तान के नजदीक और भारत से दूर हो गया। शेख हसीना को भारत ने दिल्ली में शरण दी हुई है, और अब वही हो रहा है जो पहले से तय था। ढाका के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 5 में से 2 मामलों में शेख हसीना को मौत की सजा दी है। ये 2 मामले हैं हत्या के लिए उकसाना और हत्या का आदेश देना। बाकी मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया। वहीं दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, कोर्टरूम में मौजूद लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। शेख हसीना को सजा देने वाले ट्रिब्यूनल का नाम भले ही इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल हो, लेकिन इसमें इंटरनेशनल जैसा कुछ नहीं है। ये नाम का ही इंटरनेशनल है। इसमें ना तो यूएन की तरफ से किसी जज को नियुक्त किया गया है, और ना ही किसी और देश का कोई जज इसमें तैनात है। इसे बांग्लादेश में ही बनाया गया था। 2009 में विरोधियों को सजा दिलाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक स्पेशल कोर्ट है, जिसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय जज नहीं है। ये कोर्ट मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध की सजा देने का अधिकारी है। 1971 में बांग्लादेशियों पर अत्याचार में पाकिस्तान सेना का साथ देने वालों के खिलाफ इसमें मुकदमे चलते रहे हैं। कंगारू कोर्ट का फैसला है, ये बिल्कुल ही किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल जुडिशियल कायदे के अनुसार नहीं किया गया है। अब देखिए, ये जो आंकड़े दे रहे हैं कि 1400 लोग मरे थे और 11,000 जेल में कर दिए थे, उनके नाम हैं क्या? उन्होंने उनके नाम भी पेश नहीं किए हैं। ये भी एविडेंस पेश नहीं की कि कौन से ये 1400 लोग हैं जिनके लिए कह रहे हैं कि ये मरे हैं, और ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये जो 11,000 जो कुछ हैं जो जेल में डालते वो कौन है। तो इसलिए एविडेंस की पेशी हुई नहीं है, एविडेंस की सुनाई हुई नहीं है, और ये मौका ही नहीं दिया गया कि एविडेंस जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसका ऑपोजिशन, उसका वो जो ऑपोजिशन लॉयर्स हैं वो उसके खिलाफ जो कहना चाहें वो कह दे। वैसे शेख हसीना के बेटे को भी पहले से ही ये अंदेशा था कि फैसला फांसी का ही होगा। फैसले से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि यूनुस सरकार मेरी मां के साथ कुछ नहीं कर सकती। मेरी मां भारत में सुरक्षित है, भारत उन्हें पूरी सुरक्षा दे रहा है। ऐसे में वो ढाका में सिर्फ आदेश दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो उनकी गैर मौजूदगी में उनको दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी से प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो हम फरवरी में चुनाव नहीं होने देंगे। फैसले के बाद शेख हसीना की भी प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि एक गैर चुनी हुई सरकार ने एक फर्जी ट्रिब्यूनल बनाई। ये पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित है। मौत की सजा देकर उन्होंने ये बता दिया कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार में बहुत से कट्टरपंथी और हत्यारे उद्देश्यों वाले लोग मौजूद हैं, जिन्होंने बांग्लादेश की आखिरी चुनी हुई प्रधानमंत्री को हटाया और अवामी लीग को एक राजनीतिक ताकत के तौर पर अमान्य ठहरा दिया। संबित नहीं होना चाहिए जो ये फैसला ऐसा आया है, क्योंकि जो भी इसमें ट्राइब्यूनल के जो भी मेंबर्स थे वो सभी चुने हुए हैं। वो सभी चुने हुए हैं जो मोहम्मद यूनुस की जो अनइलेक्टेड सरकार आई है अगस्त 2024 के बाद, उन्हीं के द्वारा चुने गए हैं। तो वो वही करेंगे जो कि वो जानते हैं, जो ये मोहम्मद यूनुस साहब चाहते हैं। देखिए, दूसरी बात है जो जहां तक एविडेंस की बात है, कोई भी इसमें एविडेंस जैसे अब शेख हसीना ने भी अपने कुछ इंटरव्यूज में ये बताया, जो बड़ी खेद की बात है, जो इतने सारे लोग मारे गए और बहुत ही ये ट्रैजिक था। वो रिग्रेट करती हैं जो ऐसे लोग, ऐसे हालात हुए, लोग मारे गए।
परंतु इसमें कोई भी एविडेंस ये नहीं पेश किया गया है जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे। इस केस में शेख हसीना आरोपी नंबर 1 थी और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा आरोपी नंबर 2 थे। उन्हें भी मौत की सजा सुनाई गई है। इस फैसले के बाद उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। फैसले के बाद न केवल शेख हसीना की राजनीति बल्कि अवामी लीग के राजनीतिक वजूद पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह है वो नियम जिसके तहत शेख हसीना को 30 दिनों के भीतर बड़ा फैसला लेना होगा। आईसीटी के फैसले के खिलाफ बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट डिवीजन में अपील की जा सकती है, लेकिन आईसीटी कानून के अनुसार अपील फाइल करने के लिए शेख हसीना को फैसले के 30 दिनों के भीतर या तो गिरफ्तार होना चाहिए या फिर आत्मसमर्पण करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो अपील फाइल नहीं की जा सकती। अपील फाइल करने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर 2025 है। सुप्रीम कोर्ट को अपील पर फैसला 60 दिनों के भीतर सुनाना होगा, लेकिन जिस तरह से शेख हसीना ने इसे धांधली वाले ट्रिब्यूनल का फैसला बताया है, उससे ऐसा नहीं लगता कि वो गिरफ्तारी देंगी या आत्मसमर्पण करेंगी, क्योंकि अगर शेख हसीना वापस बांग्लादेश गई तो फिर उनका वापस आना बहुत मुश्किल होगा। आज तक ब्यूरो। अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने एक फर्जी अदालत के जरिए शेख हसीना को यह सजा दिलवाई है। शेख हसीना की सरकार पर 1400 लोगों की हत्या का आरोप लगाया गया है, लेकिन यह भी आरोप है कि अदालत में शेख हसीना के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। सिर्फ एक तत्कालीन आईजी की गवाही पर यह पूरा केस बना दिया गया और फैसला सुना दिया गया। इसलिए अब शेख हसीना के समर्थक भी सड़कों पर उतर आए हैं और हंगामा कर रहे हैं। बांग्लादेश में तो हंगामा पहले से ही हो रहा था, भले ही कम बचे हों, लेकिन पूरे बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थक अभी भी हैं। जब यह तय हुआ कि शेख हसीना को 17 नवंबर को सजा दी जाएगी, तभी से बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थक जमा होने शुरू हो गए थे। और आज जैसे ही मोहम्मद यूनुस की कंगारू कोर्ट ने शेख हसीना को मौत की सजा देने का ऐलान किया, तुरंत बाहर हंगामा शुरू हो गया। अवामी लीग के कार्यकर्ता लगातार हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है। ढाका की सड़कों पर यही तस्वीरें हैं। पुलिस लाठी डंडों से शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीट रही है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने फैसले के खिलाफ 18 नवंबर को यानी कि कल देश भर में बंद का ऐलान किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब शेख हसीना का क्या होगा। शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त के बाद से भारत में ही है। भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण दी हुई है। बांग्लादेश लगातार भारत से मांग करता रहा है कि शेख हसीना को डिपोर्ट कर दिया जाए। आज शेख हसीना को सजा होने के बाद बांग्लादेश ने फिर से यह डिमांड कर दी है। बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान को वापस सौंपने की मांग की गई है। दोनों इस वक्त भारत की राजनीतिक शरण में हैं। ढाका की तरफ से कहा गया है कि नई दिल्ली को प्रत्यर्पण संधि के तहत दोनों को सौंपना होगा। भारत की तरफ से सदा हुआ जवाब दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि शेख हसीना पर दिए गए फैसले को हमने नोट कर लिया है। जानकार मानते हैं कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश को सौंपने का मतलब है कि उनका मारा जाना, क्योंकि ये बात तय है कि यूनुस की सरकार शेख हसीना को जिंदा नहीं छोड़ेगी। शेख हसीना की जान को खतरा था, तभी वो वहां से निकलकर 5 अगस्त 2024 को भागी थी। अगर कोई नॉर्मल ऐसी न्यायिक कार्रवाई होती तो वहां से नहीं निकलती। तो इसीलिए अगर वो वहां पर जाती हैं, उनकी जान को खतरा है। तो मेरे विचार से ये बिल्कुल भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है जो शेख हसीना को यहां से कहा जाए जो आप वापस चले जाइए। देखिए, भारत ने हमेशा से जो भी प्रताड़ित लोग होते हैं, जिनके ऊपर जुल्म किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, चाहे हिज होलीनेस दलाई लामा हो या और जगह से लोग आए हो, सबको हमने शरण दी है। शरणार्थी यहाँ पर बहुत आए हैं। एक बात तो तय है कि मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान से शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान का इतिहास मिटाने की सुपारी लेकर आए हैं। इसीलिए तो जैसे ही शेख हसीना के खिलाफ मौत की सजा का ऐलान हुआ, तुरंत कट्टरपंथी बांग्लादेश की धानमंडी में शेख मुजीबुर रहमान के मेमोरियल को बुलडोजर से तोड़ने के लिए पहुंच गए। इन कट्टरपंथियों को बांग्लादेश की सेना ने रोका है। याद कीजिए, आज से 15 महीने पहले अगस्त 2024 में जब शेख हसीना अपनी जान बचाकर भारत भागी थी, तो इन कट्टरपंथियों ने
पूरे बांग्लादेश में मौजूद बंग बंधु शेख मुजीब की मूर्तियों को ऐसे ही तोड़ा था। उनके घर को आग लगाई गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो बांग्लादेश के संस्थापक का कोई निशान मौजूद नहीं रखना चाहते। और अब एक बार फिर से बांग्लादेश में यही हो रहा है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि शेख हसीना को मौत की सजा देने के लिए जानबूझकर 17 नवंबर की तारीख चुनी गई, क्योंकि ये तारीख उनके लिए बहुत निजी मायने भी रखती है। इसी दिन 58 साल पहले 17 नवंबर 1968 को उनकी शादी हुई थी। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि फैसला जानबूझकर 17 नवंबर को रखा गया ताकि उनकी शादी की तारीख पर उन्हें दोषी ठहराया जा सके। आज तक ब्यूरो। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।